चलिए दोस्तों देखते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, आइए। नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है वो नवपाषाण काल है। ठीक है, नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज इस शब्द का सर्वप्रथम नवपाषाण काल के लिए प्रयोग सर जॉन लुबॉक ने 1865 में किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक एज का प्रयोग, नियोलिथिक एज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबॉक ने 1865 में किया था। अब आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल का प्रथम उपकरण उत्तर प्रदेश की, इधर आ जाता हूँ मैं, कह रहा है कि नवपाषाण काल का प्रथम उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी तट से ली मेसुरिचर के द्वारा 1860 में खोजा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नवपाषाण का जो प्रथम उपकरण था, प्रथम अवशेष था, वो उत्तर प्रदेश से टोंस नदी के तट से ली मेसुरिचर के द्वारा 1860 में खोजा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी विशेषताओं को जानते हैं। ये जो थोड़ा सा इसका संक्षेप में इसका परिभाषा था, इसकी विशेषता, इसके बारे में कोई जानकारी थी। अब नवपाषाण काल की विशेषताओं को जानते हैं। इस काल में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या अवशेष पाए गए, क्या क्या इसमें आविष्कार हुआ, आइए देखते हैं। तो नवपाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आविष्कार थी, सबसे महत्वपूर्ण कोई विशेषता थी जिसने इसको और गति प्रदान किया, जिसने मानव सभ्यता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, वो था पहिए का आविष्कार। ठीक है, नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था और ये आविष्कार जो है मेसोपोटामिया में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। और कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कृषि कार्य का प्रारंभ इस काल की प्रमुख विशेषता है। इस काल के निवासी सबसे पुराने कृषक कहलाते हैं। अक्सर आप ये सवाल आपके सामने से गुजरा होगा, या अक्सर आपने ये सवाल सुना होगा कि सबसे पुराने कृषक कौन थे। तो नवपाषाण काल के जो कृषक थे, नवपाषाण काल के जो मनुष्य थे, जो मानव थे, वो सबसे पुराने कृषक कहलाते हैं। इनके पीछे का कारण ये है कि नवपाषाण काल में ही कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पशुओं को पालतू बनाना एवं पशुओं का उपयोग, पहिए का आविष्कार हो गया। इसके बाद पशुओं को पालतू बनाना एवं पशुओं का उपयोग। इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि पशुओं को पशुपालन का आविष्कार, इससे पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले मध्यपाषाण काल में हमने क्या पाया कि पशुपालन का जो पहला साक्ष्य है वो मध्यपाषाण काल में प्राप्त होता है। लेकिन नवपाषाण काल में ही पशुओं से संबंधित है जो है कि पशुओं को पालतू बनाना एवं पशुओं का उपयोग। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो इन पहिए के आविष्कार फिर कई रूपों में किए जाने लगे। इसका जो प्रयोग है पहिए का, वो कई रूपों में किए जाने लगे। एक, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको बनाने में पहिया का इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरा, इन पहिए के इस्तेमाल से पशुओं को इनके साथ जोड़कर संसाधन, यातायात के संसाधनों में इनका प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार पशुओं को पालतू बनाना एवं पशुओं का उपयोग सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है? नवपाषाण काल में। ठीक है, घिसे तथा पॉलिशदार पत्थर के औजार, देखिए फिर से यहाँ पे भी औजार का जिक्र है। हर काल में पत्थर के औजार या इसके बाद हड्डियों के औजार किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन समय में, उस काल में उसके कुछ मुख्य विशेषताएं रही है। जैसे हमने पूरा पाषाण काल में देखा, उस वक्त भी पत्थर के औजार पाए जाते थे, मगर वो प्रथम औजार थे, वो पत्थर के टुकड़े, खुरदनी, छेदनी, भेदनी इस प्रकार की थी। इसके बाद के जब हम आते हैं मध्यपाषाण काल में, तो मध्यपाषाण काल में ये जो पत्थर के औजार हैं उनमें हड्डियों और लकड़ियों के हत्थे लगाए जाने लगे। इसके बाद जब हम नवपाषाण काल में आते हैं तो इस काल में घिसे हुए तथा पॉलिशदार पत्थर के औजार मिलने लगे हैं। मतलब उनको और भी ज़्यादा तीक्ष्ण और भी ज़्यादा कारगर बनाया गया है। किस काल में? नवपाषाण काल में। तो इस काल के जो
औजार थे, ज़्यादा घिसे हुए तथा पॉलिशदार पत्थर के औजार पाए जाते हैं। अगला कहता है कि स्थिर ग्राम समुदाय का आरंभ। इसके पहले जो हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में स्थिर निवास के साक्ष्य मिले थे, मतलब लोग स्थिर रहना शुरू कर दिए थे, स्थिर रहना आरंभ कर दिए थे। लेकिन जब हम नवपाषाण काल में आते हैं तो स्थिर ग्राम समुदाय, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि पूरा मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में स्थिर निवास, मध्य पाषाण काल में स्थिर निवास के साक्ष्य मिले थे, जबकि नवपाषाण काल में स्थिर ग्राम समुदाय के साक्ष्यों का आरंभ माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिट्टी एवं सरकंडे के बने गोल एवं आयताकार घरों का प्रयोग। इससे पहले मानव जो था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नदियों के किनारे, शैलाश्रयों में, खुले आसमान के नीचे रहता था। लेकिन मिट्टी एवं सरकंडे के बने गोल या आयताकार घरों का प्रयोग सबसे पहले मानव किस काल में करता है? नवपाषाण काल में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। इस काल में मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। अब देखिए, इसी प्रश्न में, इस फैक्ट में, इस बिंदु में तीनों कालों का वर्णन है। सबसे पहले मानव क्या बना? शिकारी बना। शिकारी से फिर खाद्य संग्राहक बना, और खाद्य संग्राहक से फिर क्या बना? खाद्य उत्पादक बना। खाद्य संग्राहक और उत्पादक का मतलब आप समझ जाइए। मनुष्य जब पूरा पाषाण काल में था, यानी जब पूरी तरह से आदिम था, जंगलों में रहता था, शैलाश्रयों में रहता था, तो उसके जीविकोपार्जन का मात्र एक ही साधन था, शिकार करना, मछली पकड़ना, शिकार करना। शिकार करता था, खाता था और जीता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया, अपने विकास के चरणों में आगे बढ़ता गया, वो इसमें उसके परिवर्तन आते गए। शिकारी से मनुष्य क्या बना? खाद्य संग्राहक बना। अब वो जो भी शिकार करके लाता था, जो भी जिस प्रकार का भी वो शिकार लाता था, उसको संग्रह करता था अपने आगे के समय के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? जब वो संग्रह करने लगा तो इसको उत्पादित करने के भी उसने कई प्रकार के विधि खोज लिए, क्योंकि जब हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में आते हैं तो थोड़े बहुत कृषि के साक्ष्य हमें मिलने लगते हैं, और नवपाषाण काल में पूरी तरह से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। इसी आधार पे मनुष्य पहली बार क्या बना? शिकारी बना। मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्राहक बना, और नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक के साथ साथ खाद्य उत्पादक भी बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए, अभी हमने जिक्र किया था कि खाद्य उत्पादक कैसे बना, तो जब कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें नवपाषाण काल से मिलने लगते हैं, इसका मतलब है कि मानव उस समय कृषि कार्यों में संलिप्त था, कृषि कार्य करना आरंभ कर चुका था। तो जब कृषि कार्य करना आरंभ कर चुका था तो ये सवाल उठना लाजमी है कि उस वक्त मानव खाद्य उत्पादक बन गया था। ये सरल है, ये समझना बहुत ही आसान है कि जब कृषि कार्य प्राचीनतम साक्ष्य मिल चुके थे नवपाषाण काल में, तो उस वक्त का जो मानव है वो खाद्य उत्पादक ही होगा, खाद्य उत्पादक बन चुका होगा। आगे है कि इसके जो प्राचीनतम साक्ष्य है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। आगे अगला देखते हैं। बुर्ज होम एवं गुफकराल कश्मीर के दो महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है, जहाँ से गर्त निवास एवं मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर ये सवाल आप सुने होंगे या अक्सर ये सवाल आपके सामने आया होगा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये है कश्मीर। कश्मीर में बुर्ज होम एवं गुफकराल से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार के लिए अक्सर बीपीएससी या बिहार एसआई में इन प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अगर सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि नवपाषाणकालीन साक्ष्य बिहार के किस स्थान से पाया गया है, तो इसका जवाब होगा चिरांद, सारण। सारण छपरा, ठीक है, बिहार से। नवपाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बिहार के चिरांद से। ठीक है, अब इसका एक और इफेक्ट है कि पिकली हिल ये कर्नाटक में स्थित है, जहाँ से नवपाषाण काल के राख के ढेर के टीले मिले हैं। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ गया आपको ये पूरा फैक्ट? देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जितना से जितना हो सके अच्छे फैक्ट्स जो उनसे रिलेटेड है देने की कोशिश करूं, और मेरी ये कोशिश, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगी। चलिए आगे देखते हैं अब। तो ये जो नवपाषाण काल था, ये प्राग ऐतिहासिक काल का अंतिम काल था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण काल। अब देखिए, नवपाषाण काल का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। ठीक है, इन धातुओं में मानव द्वारा जो सबसे पहला खोजा गया धातु था वो था तांबा, जिसके आधार पर इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल का अंत हुआ, धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। इन धातुओं के आधार पर फिर ताम्रपाषाण काल में ना कई संस्कृतियां विकसित हुई, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। जैसे जोरवे हो गया, मालवा हो गया, इसी के इन सभी सम्मिलित रूप को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और 700 ईसा पूर्व आते आते ताम्रपाषाण काल का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, आइए समझते हैं इनकी विशेषताओं को। देखिए, ताम्रपाषाण काल ये ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, जो मानव सभ्यता थी, वो ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। इससे पहले नवपाषाण काल में ग्रामीण समुदाय का विकास हो चुका था, और इससे पूर्व अगर हम जाते हैं मध्यपाषाण काल में, तो वहाँ पे स्थिर निवास के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो मध्यपाषाण काल में स्थिर निवास, नवपाषाण काल में हमें स्थायी ग्राम समुदाय, और ताम्रपाषाण काल में जब हम आते हैं तो ग्रामीण समुदाय बनाकर लोग रहना आरंभ कर चुके थे। मतलब जगह जगह समुदाय के रूप में रहते थे, और ये जो समुदाय था वो ग्रामीण प्रकृति की थी। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? ताम्रपाषाण काल के जो समुदाय के साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो इसके सांस्कृतिक साक्ष्य जो हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत में इनके साक्ष्य पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ताम्रपाषाण काल के जो संस्कृति है इनके साक्ष्य की बात करें तो ये जो है भारत के लगभग दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दूसरा इसका मुख्य बिंदु है कि इस काल के लोग धान, गेहूं, दाल की खेती करते थे। ठीक है, इससे पहले नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कृषि कार्य आरंभ किया। उन कृषि कार्य में जो सबसे पहले कोई खाद्य मनुष्य के द्वारा उपजाया गया तो वो था जौ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मनुष्य ताम्रपाषाण काल में प्रवेश करता है तो कृषि के विकास की गति बढ़ चुकी थी। अब मनुष्य क्या करता था? धान की खेती, गेहूं की खेती एवं दाल की खेती करना प्रारंभ कर चुका था। और इन सभी के साक्ष्य, यानी कि धान, गेहूं एवं दाल की खेती के जो साक्ष्य हैं वो नवदा टोली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि ताम्रपाषाण काल में या धान, गेहूं एवं दाल की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जवाब होगा नवदा टोली महाराष्ट्र। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस काल में कारीगर वर्ग का विकास हो चुका था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मानव सभ्यता का विकास इतना आगे बढ़ चुका था कि अब ये कारीगर के रूप में विकसित हो चुके थे। अब कारीगर से मतलब क्या है कि किसी विशेष कार्य को करने वाला, किसी चीज़ को बनाने वाला। जैसे जुलाहा जो कपड़े बनाते हैं, कुम्भकार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे या धातु के बर्तन बनाते थे। ठीक है, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पकार एवं मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा बनाने वाले मौजूद थे। ठीक है, इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है कि ताम्रपाषाण काल में कारीगर वर्ग का उद्भव हो चुका था, जिसमें थे जुलाहे, कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पकार एवं मिट्टी के खिलौने बनाने वाले, जिसे हम टेराकोटा भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आगे आते हैं कि इस काल में वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक बन चुका था। वृषभ आप सभी जानते हैं एक जानवर है और एक धार्मिक संप्रदाय भी है, धार्मिक प्रतीक भी है। और हम बात हड़प्पा सभ्यता की अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका जिक्र मिलेगा। तो जो वृषभ था ताम्रपाषाण काल में एक धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक बन चुका था।
इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसमें मातृ देवी की उपासना का जिक्र मिलता है। लेकिन जब ताम्रपाषाण काल में हम आते हैं तो वृषभ जो है वो धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक बन चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्रित मृदभांड एवं गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड सर्वप्रथम प्रयोग इसी काल में ही माना जाता है। अब देखिए, चित्रित मृदभांड जो मृदभांड थे, जो मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है, जो उन पे चित्र की आकृति उकेरी जाती थी। गैरिक भी एक प्रकार के मृदभांड की कलाकृति थी एवं कृष्ण लोहित भी एक प्रकार के मृदभांड थे। ठीक है, तो इनका पहला साक्ष्य यानी सबसे पहले चित्रित मृदभांड का प्रयोग किसी ने शुरू किया तो वो थे ताम्रपाषाण काल के लोग, ताम्रपाषाणिक समुदाय। ठीक है, आगे आते हैं कि ताम्रपाषाण काल में ही पत्थरों एवं तांबे का प्रयोग से, ताम्रपाषाण काल में ही पत्थरों एवं तांबे के प्रयोग से कई संस्कृतियों का जन्म हुआ। देखिए, पूरा पाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक पत्थर के औजार अभी भी बनाए जा रहे थे। पूरा पाषाण काल तो पूरे पाषाण के लिए ही प्रसिद्ध था। जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो उसमें भी पाषाण के औजार पाए जाते हैं। लेकिन जब ताम्रपाषाण काल में हम आते हैं तो यहाँ पर धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। तो इस काल में पत्थरों एवं तांबे के प्रयोग से कई संस्कृतियों का जन्म हुआ। इन संस्कृतियों में है मालवा की संस्कृति। ठीक है, मालवा की संस्कृति जो 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की रही। जोरवे की संस्कृति जो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व की रही। आहड़ संस्कृति जो 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व रही। कायथा की संस्कृति जो 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व की रही। फिर आगे है सावल्द की संस्कृति जो 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व की रही। प्रभास संस्कृति 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व रही। एवं रंगपुर की संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की रही। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे इन संस्कृतियों के बारे में। ठीक है, जौरवे संस्कृति ने ही भारतीय महाद्वीप में ग्रामीण समुदायों का विकास किया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि किस संस्कृति ने विकास किया। तो जोरवे संस्कृति जो है ताम्रपाषाण की एकमात्र अंतिम संस्कृति थी जो 700 ईसा पूर्व तक बची रही और इसी संस्कृति ने आगे भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में कई ग्रामीण समुदायों का विकास किया। चलिए अब हम देखते हैं इस संस्कृति के बारे में। अब देखिए, यहाँ हम बात करेंगे उन संस्कृति का जिसका जिक्र अभी हमने किया कि ताम्रपाषाण काल में पत्थरों और तांबों के प्रयोग से कई संस्कृतियों का जन्म हुआ, जिनमें थे बनास या आहड़ संस्कृति, कायथा एवं एरण संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, प्रभास संस्कृति एवं अन्य कई संस्कृति जिसका हमने पीछे जिक्र किया। ठीक है, अब इन संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। उन संस्कृतियों में से जो मुख्य 4 संस्कृतियाँ थीं उनके बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम के ध्येय से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं। बनास या आहड़ संस्कृति, यह संस्कृति राजस्थान में पाई जाती है या राजस्थान की संस्कृति थी जो 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक विस्तृत थी। इस संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति को या बनास संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में या इस स्थल से बड़े पैमाने पर तांबे के अवशेष पाए गए हैं। बड़े पैमाने पर तांबे के अवशेष पाए गए हैं, जिस वजह से इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। ठीक है, आते हैं कायथा या एरण मध्य प्रदेश में पाया गया। कायथा या एरण संस्कृति कहाँ से पाई गई? मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसका काल है 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच का। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं। देखिए, कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन तथा हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। कायथा या एरण एकमात्र ऐसे ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र से पाए गए, मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, जिनमें हड़प्पा, प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर तीनों काल के संस्कृतियों के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ से स्टेरॉयड एवं कार्नेलियन एक प्रकार के पत्थर हैं। ठीक है, स्टेरॉयड एवं कार्नेलियन एक प्रकार के पत्थर हैं, कीमती पत्थर हैं, जिनसे हार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
स्टेरॉयड एवं कार्नेलियम की कीमती पत्थरों के बने हार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कायथा या एरन मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे चलते हैं। मालवा संस्कृति देखिए 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का ये काल है मालवा संस्कृति का। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? कायथा, एरण, नवदा टोली। एक और बात जान लीजिए, ये जो एरण है जो यहाँ मालवा संस्कृति में भी जिक्र है और कायथा संस्कृति में जिसका जिक्र है, ये एरण वही स्थल है जहाँ से भारतीय इतिहास में पहली बार किसी स्त्री के सती होने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम्स में, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मालवा संस्कृति हो गया। मालवा संस्कृति का जो स्थल है नवदा टोली, यहाँ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ताम्र पाषाणकालीन कृषि के प्रथम साक्ष्य अगर कहीं से मिलते हैं तो वह नवदा टोली, ठीक है, जो कि मालवा संस्कृति का ही स्थल है। आगे बढ़ते हैं। यह संस्कृति अपने उत्कृष्ट मृद भांडों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मालवा संस्कृति दो चीज़ों के लिए जानी जाती है। एक तो इसका जो स्थल नवदा टोली है वो कृषि के प्रथम साक्ष्य पाए गए हैं ताम्र पाषाणकालीन के, और दूसरा है कि यह अपने उत्कृष्ट मृद भांडों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। चौथा संस्कृति है जौरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र में पाई गई है। इसका जो काल है 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का है। ठीक है, अब इसके प्रमुख स्थल को देखते हैं। देखिए जोरवे, नेवासा, दैमाबाद एवं इनामगांव। इनमें दैमाबाद जो है वो जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ी खुदाई में प्राप्त ग्रामीण स्थल है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी ग्रामीण स्थल जोरवे संस्कृति में जो दैमाबाद है वहाँ से खुदाई में सबसे बड़ी ग्रामीण स्थल प्राप्त हुई है जोरवे संस्कृति की ताम्र पाषाणकालीन। ठीक है, इसके बाद कहता है कि 1200 ईसा पूर्व तक ताम्र पाषाण काल का अंत हो गया। अब देखिए ताम्र पाषाण काल, इसके कई संस्कृति हैं। उन संस्कृतियों में से जोरवे संस्कृति जो 1400 से 700 ईसा पूर्व तक है, 1200 ईसा पूर्व आते आते ताम्र पाषाण काल का अंत हो गया। और जोरवे संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति रही जो 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। इसी ने भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। समझ में आ गया आपको कि जोरवे संस्कृति जो है वो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक विकसित हुई। इसकी प्रमुख स्थलों की बात करें तो जोरवे, नेवासा, दैमाबाद एवं इनामगांव इसके प्रमुख स्थल हैं। इन प्रमुख स्थलों में दैमाबाद जोरवे संस्कृति में खुदाई में पाया गया सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा 1200 ईस्वी तक 1200 ईसा पूर्व तक आते आते ताम्र पाषाण काल का अंत हो गया। केवल जोरवे संस्कृति ही थी जो 700 ईसा पूर्व तक बची रही, और इस संस्कृति ने ही भारतीय प्रायद्वीप बड़े बड़े गांवों का निर्माण किया। बड़े बड़े गांवों की स्थापना का श्रेय जोरवे संस्कृति को ही जाता है। ठीक है, अब हम आगे, ये तो हमारा प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक समाप्त होता है, और इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको दूंगा जो बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपको देने का प्रयास किया। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। रॉबर्ट ब्रसफूट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रसफूट ने ही 1863 ईस्वी में भारत में प्रथम पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज की थी। भारत में प्रथम पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की खोज का श्रेय किसे है? रॉबर्ट ब्रसफूट को। किस समय उसका कार्य, उसका वक्त क्या था? 1863 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाणकालीन में शुतुरमुर्ग के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो पूरा पाषाणकालीन शुतुरमुर्ग के जो अवशेष हैं वो पटने, महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा का आरंभ मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। इसके पिछले क्लास में हमने देखा, हम पढ़ चुके हैं
कि शवों को दफनाने का जो साक्ष्य है वो सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आगे देखिए, नवपाषाणकालीन स्थल कोरडीहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो नवपाषाणकालीन स्थल कोरडीहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि नौदा टोली ताम्रपाषाण काल की उत्खनन सबसे बड़ी ग्रामीण स्थल है। नौदा टोली ताम्रपाषाण काल की उत्खनन सबसे बड़ी ग्रामीण स्थली है। गिलुंद से, गिलुंद एक जगह, एक स्थान है जहाँ से पकाई गई ईंटों का साक्ष्य मिला है। पकाई गई किसका साक्ष्य मिला है? ईंटों का साक्ष्य मिला है। ये आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का मतलब जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई स्टेट पीसीएस हो, इन सभी में, या सिपाही ग्रेड का हो, उनमें ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि पकाई गई ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जवाब होगा गिलुंद। ठीक है। मृतकों के साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य हमें मिला था। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? बुर्जहोम स्थित है कश्मीर में। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि मृतकों के साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। ठीक है, आगे देखिए, मेहरगढ़ एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल, मेहरगढ़ एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल के संक्रमक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, संक्रमक काल आज पिछले क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। संक्रमक काल मेहरगढ़ से नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल दोनों के तत्व पाए गए हैं, इस वजह से ये संक्रमक काल है। ठीक है, तो नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण के संक्रमक काल के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? दोनों के संक्रमक के साक्ष्य ये पाए गए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, अब आइए इस पे आते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आसानी से याद रहे उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता गया, उसके रहने का तरीका, उसके रहने का आवास बदलता गया। उसी को यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज करने का प्रयास किया है। पूरा पाषाण काल की आवास, पूरा पाषाण काल में मानव जब था वो शैलाश्रय एवं खुले आसमान के नीचे रहता था। ठीक है, जब मानव पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में पहुंचा तो नदी तटों पर रहना आरंभ कर दिया, एवं जब मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल की ओर पहुंचा तो वो गर्त अधिवास में रहना आरंभ कर दिया। और गर्त अधिवास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कश्मीर के बुर्जहोम और कश्मीर के बुर्जहोम से हमें, गुफकराल और बुर्जहोम से हमें गर्त अधिवास के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल उस समय की प्रागैतिहासिक काल की विकसित अवस्था का सूचित है। इस समय नवपाषाण काल में मानव की सभ्यता लगभग विकसित हो चुकी थी। इसमें कारीगर वर्ग थे, इसमें पहिए का आविष्कार हो चुका था, आग का आविष्कार हो चुका था, लोग खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन चुके थे, कृषि कार्य हो रहा था, पशुपालन हो रहा था, पशुओं का प्रयोग हो रहा था। इस आधार पर जो नवपाषाण काल है ये विकसित अवस्था थी। और नवपाषाण काल से जब मानव ताम्रपाषाण काल में पहुंचा तो कच्चे एवं पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिया। यानी कच्चे एवं पक्के मकानों का साक्ष्य कब मिलता है हमें? ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल का पाषाण काल और आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल यहाँ समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के। ठीक है, चलिए देखते हैं।